अगर बिम्स्टेक की हम भारत के लिए महत्व की बात करें कि भाई बिम्स्टेक का भारत को क्या फ़ायदा है, तो भारत की इसको कह सकते हैं कि मल्टीपर्पज़ फ़ायदा है। भाई मल्टीपर्पज़ भारत इससे फ़ायदा उठा सकता है। पहला तो फ़ायदा ये है, मुख्य रूप से इन जो फ़ायदा है, या आप ये कहें कि भारत के जो देश हैं या भारत को इससे क्या लाभ होने वाला है, तो भारत को इससे बहुत सारे लाभ की संभावनाएं हैं और लाभ दिख रहा है और लाभ होगा भी अगर ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा होता है। जो बड़ी उद्देश्य परियोजना कलादान चल रही हैं, या BBIN में देखा, या राज्य मार्ग आपने देखे 3 देशों के बीच में। एक चीज़ यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि जब भी हम पॉलिटी यानी राजनीति विज्ञान की बात करते हैं तो राज्य का मतलब यहाँ पर देश से होता है, क्योंकि पॉलिटी साइंस में राज्य को देश कहा गया है या देश को राज्य कहते हैं, तो राज्य मतलब है देशों से। तो अगर भारत की ये बिम्स्टेक में फायदे की बात की जाए या भारत के क्या क्या उद्देश्य साध सकता है, भारत को क्या लाभ हो सकता है, तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। जैसे पहला तो लाभ ये है कि भारत ने एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी चलाई थी। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में क्या था, भारत के जो आसपास के जो देश हैं, जो पड़ोसी देश हैं, भारत को उनसे बेहतर रिश्ते बना के चलना है और उनको आपस में जोड़ के रखना है। तो ये नीति भारत ने आरंभ की थी। तो इस नीति का भी इससे बिम्स्टेक से उद्देश्य साधा जा सकता है। दूसरा, भारत की एक और नीति थी जिसको एक्ट ईस्ट पॉलिसी बोलते हैं। अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब था कि भाई जो भारत है, भारत के जो ईस्ट साइड में देश हैं, उनसे भारत ने संबंध अच्छे स्थापित करने की ओर कदम बढ़ाया था। व्यापारिक संबंध हो या राजनीतिक संबंध हो या आर्थिक संबंध हो या सामरिक संबंध हो, भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी में लाया था। अब भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की अगर बात करें तो इसके केंद्र बिंदु में आसियान है। तो भारत का यहाँ से आसियान से कनेक्टिविटी भी बहुत बेहतर हो सकती है, क्योंकि बिम्स्टेक में बात करें तो 2 आसियान के सदस्य देश भी हैं और इन तक कनेक्टिविटी बनने का मतलब है कि आसियान के बाकी देशों से भारत की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बन जाएगी और भारत को एक बड़ा सा बाजार मिल जाएगा। बड़ा बाजार मिलने से भारत को आर्थिक रूप से काफ़ी फायदा होने वाला है। तो ये भी भारत के लिए महत्व है। दूसरा, और अगर आखिरी महत्व की बात करें तो भारत को पूर्वोत्तर के राज्यों से का भी आर्थिक विकास करना है, जो विकास की धारा से काफ़ी पीछे हैं। पहाड़ी राज्य हैं भारत के 7+1, जिनको पूर्वोत्तर राज्य बोलते हैं। तो इनमें कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक कनेक्टिविटी सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको आप चिकन नेक बोलते हैं, और उस सिलीगुड़ी पर हमेशा चाइना जो है आंख दिखाता रहता है, कभी तनातनी चलती रहती है। तो उसका बाईपास भी भारत को देखना है। तो उस सिलीगुड़ी जो चिकन नेक वाला जो पोर्शन है, वहां से भारत इस रास्ते से ना जा करके भारत ने कलकत्ता से जो कराधान प्रोजेक्ट बनाया है म्यांमार तक, म्यांमार से भारत अपना मणिपुर में भी पहुंच सकता है, असम में भी पहुंच सकता है और बाकी सारे पूर्वोत्तर के राज्यों तक आसानी से पहुंच सकता है। तो ये भी भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद सौदा रहेगा। और भी भारत का जो, अगर हम बंगाल की खाड़ी में देखें या हिंद क्षेत्र में देखें या प्रशांत क्षेत्र में देखें, तो यहाँ पर भी भारत का दबदबा इसमें बन सकता है। तो भारत को इससे काफ़ी फायदा होने वाला है। इसलिए भारत बिम्स्टेक पर बहुत ही सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है और कई तो ऐसी परियोजनाएं हैं जिसमें भारत अपना पूरा आर्थिक खर्च उठा रहा है। अगर हम इसके अलावा की बात करें कि भारत की ये जो 3 मुख्य पॉलिसी हैं, इन 3 मुख्य नीतियों के अलावा भी भारत को इस बिम्स्टेक से क्या मिल सकता है, तो इसके बारे में भी हम जानते हैं। पहला तो बिम्स्टेक से मिलने का फायदा ये भी है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत का जो दबदबा है वो बढ़ेगा। वहाँ पर जो चीन ने अपना दबदबा बनाया हुआ है, उस पर उसका भी काउंटर भारत कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, भारत ने एक सागरमाला परियोजना चलाई थी, सागरमाला। इस सागरमाला परियोजना में क्या था, भारत ने अपने सारे बंदरगाहों को आधुनिक करने का क्या लिया था, संकल्प लिया था कि भाई जो हमारे बंदरगाह हैं उनको आधुनिक किया जाए और आधुनिक के साथ साथ बंदरगाह के आसपास रहने वाली जो जनसंख्या है उसको भी फायदा दिया जाए। अब जो बड़े बड़े बंदरगाह हैं, जैसे आपके गुजरात हो गया, गुजरात के आसपास हैं, या आपका कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, आपका पश्चिम बंगाल हो गया, और आपका मुंबई हो गया जिसको आप, और केरल हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो ये जो राज्य हैं भारत के, ये जनरली क्या है, या तो बंगाल की खाड़ी के आसपास हैं या फिर क्या है,
अरब सागर के आसपास है, तो इनके जो बंदरगाह हैं, ये कुछ प्राकृतिक बंदरगाह हैं, कुछ आपके कृत्रिम बंदरगाह हैं। अब ये बंदरगाह क्या है, कई ऐसे सीजन होते हैं जिसमें फंक्शनल नहीं होते, यानी अपना कार्य नहीं करते हैं। तो इनको आधुनिक बनाने के साथ साथ भारत ने क्या करा है, इसके आसपास जो तटीय क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनका भी आर्थिक विकास करने का सोचा है। ये सागरमाला परियोजना 2017 में इस आरंभ की गई थी। इसमें भारत ने 3 मुख्य बातों को रखा है कि भाई ये जो बंदरगाह हैं इनमें एयर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो, रेल कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो, और तीसरा परिवहन कनेक्टिविटी, जिसको मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई परिवहन सबसे सुगम करना है यहाँ पर, और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना है, और यहाँ का विकास करना है। इन चीज़ों पर भारत ने काफ़ी इस पर फोकस किया है, और तटीय क्षेत्रों का सतत विकास हो सके उसको भी, यानी बुनियादी सुविधा आप आसानी से मिल सके, तुरंत कार्रवाई हो सके, किफ़ायती आवाजाही हो, और बाकी जो और भी नए आर्थिक विकास हो सकते हैं, नए नए क्षेत्रों को देखना हो, या नए बंदरगाहों को देखना हो, या कोई और संभावना बन सके, तो उनके लिए भारत सरकार ने एक सागरमाला परियोजना 2017 में आरंभ की थी। तो इस परियोजना का भी यही महत्व है कि भाई जो जलीय क्षेत्र है या जलीय क्षेत्र में जो आवागमन है उसको सुगम किया जाए, वहाँ का विकास किया जाए, और उसके क्षेत्रों में और जो नई नई संभावना है उसको देखा जाए। तो ये बिम्स्टेक से भी हो सकता है, क्योंकि बिम्स्टेक जनरली क्या है, बिम्स्टेक आपका सागर और नदी और सड़क, यानी सागर, मेनली इसमें फोकस सागर का है कि भाई जो सागर के आसपास है, आप कौन सा बंगाल की खाड़ी की बात करें या हिंद महासागर की बात करें, तो इनके आसपास के देशों का विकास करना है, क्योंकि इसके ओरिजिन में भी बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल है। तो इसलिए भारत का ये सागरमाला परियोजना भी इसमें फायदेमंद हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, इसके थोड़े से और एस्पेक्ट जानते हैं हम। अगर बिम्स्टेक की भारत के लिए और बात की जाए तो भाई 3 जो मुख्य बिंदु हैं वो सामने आते हैं। हमने 3 पीछे बिंदु पढ़े हैं, आगे मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर हम फोकस करेंगे। पहला तो ये है कि भाई चीन के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के लिए काउंटर का काम करेगा। अगला क्या है, चीन जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना दबदबा बढ़ाता जा रहा है और नए नए विकल्प खोजता जा रहा है, तो उसमें भी भारत को मदद करेगा, क्योंकि चीन भारत को चारों तरफ से घेरने की रणनीति बना रहा है। तो इस रणनीति में चीन यहाँ पर फेल होता दिखेगा। अगला क्या है, भारत का जो सागरमाला परियोजना है, जिसमें आपने पीछे भी डिस्कशन किया है, जिसमें हमने बंदरगाहों से माल की आवाजाही के लिए कुछ 3 मेन हमने नीतियां बनाई हैं, जिसमें कि भाई माल की आवाजाही तुरंत हो, कुशल तरीके से हो, और जो बंदरगाह हैं वो सड़क मार्ग से भी आसानी से जुड़ सके, वायु मार्ग से भी आसानी से जुड़ सके, और समुद्री मार्ग से भी आसानी से जुड़ सके। तो इस पर भी हमने काफ़ी फोकस किया है सागरमाला के द्वारा। और दूसरा, हमने बंदरगाहों को आधुनिकीकरण करने का भी उद्देश्य रखा है। अब आधुनिकीकरण में क्या है नए नए विकल्प देखे जाएंगे, बंदरगाहों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, कैसे रख रखाव किया जा सकता है, और इसमें आखिरी ये भी है कि भाई नए नए बंदरगाहों की संभावना अगर बन रही है कहीं, तो उनको भी खोजा जाएगा। तो इसमें भी भारत को फायदा मिलता दिख रहा है। और सबसे ज्यादा फायदा भारत के जो तटवर्तीय राज्य हैं, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। तो इन राज्यों का विकास भी किया जा सकता है। ये राज्य कई बार चक्रवात और तूफानों की चपेट में आ जाते हैं, तो यहाँ पर काफी जान माल की हानि होती है। तो इस हानि से भी भारत को बचाया जा सकता है, और साथ में यहाँ के आसपास रहने वाली जनता का भी आर्थिक विकास किया जा सकता है। तो ये बिम्स्टेक एक जगह से कई सारे भारत के उद्देश्यों को साध सकता है। भारत अपने आंतरिक उद्देश्यों को भी पूरा कर सकता है, और आसपास के जो पड़ोसी हैं उनमें भी अपनी पहुंच बना सकता है। तो बिम्स्टेक ओवरऑल अगर बात की जाए तो भारत के लिए मल्टीपर्पज एक परियोजना है, जो भारत को आंतरिक रूप से भी मदद दे रही है, यानी अपने राज्यों को, अपने सिस्टम को, अपने लोगों को और बेहतर करने की भी एक विकल्प देता है, और दूसरी तरफ विकल्प देता है कि आसपास के जो उसके पड़ोसी हैं उन पड़ोसियों से कैसे बेहतर रिश्ता बनाया जा सके। और चीन जो बढ़ता दबदबा है, या पाकिस्तान का एक बढ़ता हुआ वहां पर हम एक एक्सपेक्ट देखते हैं, तो इससे भी भारत को काफी मदद मिल सकती है। तो ये बिम्स्टेक का भारत के लिए आर्थिक महत्व है। अगर बिम्स्टेक की संस्थाओं की बात की जाए तो बिम्स्टेक की कुछ संस्थाएं हैं,
तंत्र है, जिसमें ये 5 तंत्र है मुख्यतः, इनको हम देख लेते हैं एक एक करके। अगर बिम्स्टेक की हम संस्था की बात करें तो इस संस्था में जनरली 5 समूहों को रखा गया है। एक तो संगठन का शिखर सम्मेलन होता है, तो ये राज्य स्तर के जिसका शासन है, यानी जो राज्य का मुखिया है, वो आकर के इन सभी में सदस्य होते हैं, तो वो अब इस शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं और नई नई नीतियां बनाते हैं। अब इनके बाद मंत्री स्तरीय की बैठक है। अब मंत्री स्तर की बैठक में इसमें विदेश मंत्रियों को रखा गया है, दूसरी सर्वोच्च नीति है। और भी मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी इसमें आ सकता है, तो ये दूसरी सर्वोच्च संगठन का अंग कहा जा सकता है। ये पहला हो गया जिसमें राज्य का मुखिया है, इसमें मंत्री है। अब ये दोनों जब नीतियां बनाएंगे तो इस नीतियों को और एग्जीक्यूट करने के लिए, इन नीतियों में क्या अच्छाई है, क्या इसमें कमियां हैं, इसको दूर करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। वरिष्ठ अधिकारी में आपका सचिव स्तर का अधिकारी भी कह सकते हैं, जो एक देश का पूरा मुखिया होता है, उसको रखा जाता है, जो इन नीतियों पर विचार विमर्श करते हैं और फिर उन नीतियों को लागू किया जाता है। अब एक कार्यकारी समूह भी है कि भाई ये जो नीतियां बन गई हैं, इन नीतियों को कैसे धरातल पर लाना है, कैसे इन कार्य योजनाओं को आगे बढ़ाना है, इनमें कितना खर्च होगा, क्या क्या इसमें उद्देश्य होंगे, क्या क्या शामिल किया जा सकता है। तो ये कार्यकारी समूह होता है, इनका बैठक की जाती है। और लास्ट में एक व्यापार मंच और आर्थिक मंच, ये 2 तरह के मंच हैं। ये व्यापार मंच व्यापार को देखते हैं और आर्थिक मंच निजी क्षेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, कि अगर भाई कोई निजी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, अगर इसमें जोड़ करके अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहती है ताकि सदस्य देशों को उससे फायदा हो सके, तो उस कंपनी को भी इस संगठन में आमंत्रित करें और जो इसके सदस्य देश हैं उनको इसका फायदा मिले। तो ये बिम्स्टेक के संस्थागत तंत्र हैं और बिम्स्टेक को आगे कैसे ले जाया जाए, क्या क्या नई नीतियां रखी जाएं, तो ये सभी तंत्र उसको देखते हैं।